हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आज आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी विषय की क्लास लेकर के आई हूँ। हिंदी की कल की क्लास में मैंने आपको व्यंजन के प्रकार बताए थे, साथ साथ बताया था व्यंजन क्या होते हैं। आज की क्लास में हम व्यंजन के प्रकार प्रयत्न के आधार पर देखेंगे, ठीक है। साथ साथ जो ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण स्थानों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रयत्न, प्रयत्न के अनुसार व्यंजन। प्रयत्न के अनुसार व्यंजन को समझने से पहले आप प्रयत्न को समझिए कि प्रयत्न क्या होता है। प्रयत्न को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? प्रयास। जब भी हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, चाहे वो आपका वर्ण मैंने आपको पढ़ाए थे ना, वर्ण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। पहले थे स्वर और दूसरे थे व्यंजन, ठीक है। जब हम इनको लिखते हैं तो ये वर्ण होते हैं, बोलते हैं उस टाइम क्या होती है? ध्वनियाँ होती हैं। तो जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करेंगे, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, जब उनका उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। यही प्रयास कहलाता है प्रयत्न। और ये प्रयास कितने प्रकार का होता है? तो जब हम ध्वनियों को उच्चारित करेंगे तो हमें 2 प्रकार का प्रयास करना पड़ता है। पहला प्रयास है आपका बाह्य प्रयत्न, यानी कि जब जो वर्ण है, जो भी स्वर या व्यंजन है, जब वो मुख से बाहर आता है उस टाइम जो प्रयास होता है वो होता है बाह्य प्रयत्न। और जब वो अंदर से उत्पन्न हो रहा होता है उस टाइम का प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। स्वरों के लिए भी करना पड़ता है और व्यंजनों के लिए भी करना पड़ता है। लेकिन आपके सेमेस्टर में क्या दिया था कि केवल और केवल व्यंजन के ही दिए थे, तो हम प्रयत्न के आधार पर केवल व्यंजनों के ही प्रकार देखेंगे, ठीक है। स्वरों की चर्चा नहीं करेंगे। जब आप 3rd सेमेस्टर में आओगे तब वहाँ पर आपका संस्कृत में ये पूरा टॉपिक डिटेल में दिया है, तो वहाँ पर मैं आपको सारा स्वर और व्यंजन दोनों ही पढ़ाऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम व्यंजन के आधार पर। जब हम व्यंजनों को उच्चारित करेंगे तो 2 प्रकार से प्रयत्न करना पड़ेगा। स्वरों को उच्चारित करेंगे तभी भी 2 प्रकार से प्रयत्न करना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक बाह्य प्रयत्न और दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न। तो शुरू करते हैं कि बाह्य प्रयत्न क्या होता है। बाह्य प्रयत्न क्या है कि जब मुख से वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा या प्रयास किया जाता है वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। और जब अंदर से ध्वनि उत्पन्न हो रही होगी, वर्ण की उत्पत्ति हो रही होगी, उस टाइम पर जब हम प्रयास करेंगे वो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इसमें आपके आते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारे वर्ण आते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण क्या हैं? ये जो डिवाइड किए गए हैं ये किए गए हैं श्वास के आधार पर, श्वास या फिर प्राण वायु के आधार पर। मतलब क्या है कि जब आपके वर्ण को या ध्वनि को उच्चारण करने में श्वास कम निकलती है तो वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और जब श्वास यानी कि प्राण वायु बाहर ज़्यादा निकलती है तो वो कहलाते हैं महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण की परिभाषा क्या बनेगी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, जैसे का वर्ग अगर हम लिखें का, ख, ग, घा, ज्ञा, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा वर्ण? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। और आपका जो ये बचेगा दूसरा और चौथा वर्ण, ये क्या होंगे? महाप्राण होंगे, ठीक है। तो सभी वर्ग का ऐसे ही चा वर्ग भी होगा, टा वर्ग भी होगा, ता वर्ग भी होगा और पा वर्ग भी होगा। तो सभी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। साथ साथ आपके अंतःस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर मैंने लिख दी थी 135 प्लस अंतःस्थ, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो, 135 लोग अंतःस्थ गए, ठीक है, या 135 लोग अंदर गए। अंतःस्थ का मतलब क्या है? अंदर, ठीक है। अंत है तो ऐसे कर लीजिएगा, अंदर गए, वो अल्प प्राण है। तो ऐसे ट्रिक कुछ भी बनाइए बट ऐसी बनाइए कि वो आपको हमेशा याद रहे।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं? तो महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अधिक श्वास बाहर निकलती है या अधिक प्राण वायु बाहर निकलती है, वे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण किसमें आता है? महाप्राण में। साथ साथ ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। तो 24 प्लस ऊष्म, इस प्रकार से इसकी ट्रिक है। 24 ऊष्म महाप्राण, ऐसे करके याद कर लो। 24 ऊष्म महाप्राण, 24 ऊष्म महाप्राण, ठीक है। और था आपका 135 अंतःस्थ अल्प प्राण, 135 अंतःस्थ अल्प प्राण, 24 ऊष्म महाप्राण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? स्वर तंत्रियों के आधार पर आपके व्यंजन के प्रकार, ये भी बाह्य प्रयत्न में ही आएगा, ठीक है। स्वर तंत्रियों में जब उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है उस आधार पर दो प्रकार से बांटे गए हैं। पहला सघोष या फिर घोष, और दूसरा अघोष। आगे पीछे कर दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो प्रकार के हैं, घोष और अघोष, या फिर आप सघोष बोल सकते हो। घोष को ही सघोष बोलते हैं। ये क्या होते हैं? तो घोष या सघोष, यानी कि जब उच्चारण करते समय जब कंपन होगा तो वो कहलाएंगे घोष या फिर सघोष। और जब कंपन नहीं होगा, आ का मतलब क्या है? आ यहाँ पर नेगेटिव रहता है, नकारात्मक देता है, जिसका मतलब निकलता है नहीं। क्या निकलता है? नहीं, ठीक है। अमर यानी कि जो मरे नहीं, वही क्या है? अमर है। तो सेम वही है अघोष, जिसमें क्या हो? कंपन नहीं हो, घोष ना हो, वो होते हैं अघोष वर्ण। तो परिभाषा यहाँ क्या बन जाएगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो कहलाते हैं घोष। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, साथ साथ हा और अंतःस्थ व्यंजन, ये सब क्या है? घोष हैं। अब तो समझाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ चा वर्ग को लिखूं, चा, छ, ज, झा, वा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं आपके? घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? सघोष है। साथ साथ हा और अंतःस्थ व्यंजन क्या है? सघोष वर्ण है। तो ट्रिक है 345 हा और अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद अघोष में कौन कौन से आ जाएंगे? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाते हैं। इसमें आते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। जैसे चा वर्ग था तो इसमें चा वर्ग था तो इसमें चा और छा क्या है? अघोष है। और पीछे वाले तीनों क्या हैं? सघोष हैं, ठीक है। और साथ साथ अघोष में क्या क्या आते हैं? तीनों शाह आएंगे, क्योंकि हा तो आपका चला गया सघोष में, तो यहाँ पर बचा क्या? तीनों शाह, सा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक रहेगी 12 प्लस सा। याद रखिएगा 12 सा क्या है? अघोष हैं। और 345 हा अंतःस्थ सघोष हैं। इसके बाद आते हैं आभ्यंतर प्रयत्न पर। क्या होता है? तो वर्ण की उत्पत्ति के समय मुख के भीतर जो प्रयत्न किए जाते हैं वह कहलाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। जब वर्ण की उत्पत्ति हो रही होगी तो उस टाइम पर जो प्रयत्न होगा वही क्या कहलाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार व्यंजन निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी नाम से क्लियर है कि क्या हो रहा है? स्पर्श हो रहा है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वो मुखांगों को स्पर्श करेगी, उन्हें बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा का वर्ग, बस पंचम वर्ण को छोड़ देना, पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का नहीं लेना है, वो नासिक में आ जाता है, अनुनासिक वर्ण में, जो मैंने कल आपको पढ़ाए भी थे, ठीक है। वो किस में आते हैं? नासिक के व्यंजन में आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ग के जो पंचम आप जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो देखोगे ये सब किस में आते हैं? नासिक के व्यंजन में आएंगे, रा, ना और मा, ठीक है। कौन से व्यंजन है ये? तो ये नासिक के व्यंजन है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा स्पर्शी में का वर्ग का देखो, का, खा, गा, घा आ जाएगा, टा वर्ग आएगा, ट, ठ, डा, ठीक है। अब चा वर्ग यहाँ नहीं आएगा कि चा जो वर्ग है ना, च, छ, जा, झा, उनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, उनके उच्चारण में थोड़ी सी रगड़ रहती है, ठीक है। स्पर्श के साथ साथ रगड़ भी रहती है, तो वो स्पर्श संघर्षी में आएंगे, वो आगे आएंगे। फिर इसमें कौन सा? ता वर्ग के चारों आ जाएंगे, ता, था, दा, धा, और पा वर्ग के पाफा, बाबा, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पर्श संघर्षी।
संस्कृत में ये वाले प्रकार नहीं है। संस्कृत में आपको विव्रतम, ईसद विव्रतम इस प्रकार का पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो उस पर नहीं ध्यान देना। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो तो उसको साइड में रखिएगा, ठीक है। वो संस्कृत में है। इसके बाद आइएगा, देखिएगा सेकंड क्या है, स्पर्श संघर्षी। ये क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुखांगों का स्पर्श भी होता है, साथ साथ हवा जो है वो रगड़ खा करके बाहर निकलती है। च, छ, ज, तो यानी कि पूरा जो है आपका च छ ज झ ये क्या है, आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। इसके बाद संघर्षी व्यंजन, इनको हम ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण यानी कि रगड़ के कारण जब बाहर निकलती है तो वो गर्म होती है। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा रगड़ खाती हुई गर्म होकर बाहर निकलेगी वो कहलाएंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी, स्पर्श संघर्षी नहीं वर्ण लगाए, केवल संघर्षी लगाए। तो कौन कौन से आ जाएंगे, श स स ह, 4 होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या बहुत पूछते हैं। श स स ह क्या है, आपके संघर्षी हैं। इसके बाद आते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होते हैं, तो कल मैंने आपको अंतःस्थ व्यंजन पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में 4 आते थे, य, र, ल, व, ठीक है। हाँ, यर अलावा आते थे, ठीक। अब इसमें जो आपका या और वा है ये दोनों हैं अर्धस्वर। क्यों है, क्योंकि आपको पता है अंतःस्थ व्यंजन चाहे कोई भी हो, इसमें क्या होता है कि जो मुखांगों का स्पर्श है जीभ के द्वारा बहुत कम रहता है, पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करता है। तो एक तो डेफिनेशन इसकी ये रहेगी। साथ साथ इनको अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं कि इनका जब उच्चारण होता है ना तो जो हवा है वो स्वरों, जैसे स्वरों के उच्चारण में बाहर निकलती है सेम वैसे ही बाहर निकलती है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो जिनके उच्चारण के समय मुखांग का स्पर्श जो है वो ना के बराबर होता है वो कहलाते हैं अर्धस्वर। साथ साथ इनमें हवा स्वर की भांति बाहर निकलती है। किसमें, अर्धस्वर में। कौन कौन से वर्ण अर्धस्वर हैं, तो वो 2 हैं आपके, या और वा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है अर्धस्वर वाला, ठीक है। 2 हैं। अब इसमें अंतःस्थ में आपका जो एक बचा है रा और दूसरा बचा हुआ है ला, ठीक है। इसको मैं आगे पीछे लिख दूँ, अभी मैं सीक्वेंस में नहीं लिख रही हूँ। इसको अगर हम ऐसे लिखें या, व, र और ला, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो हो गए अंतःस्थ व्यंजन, सॉरी अंतःस्थ कह रही हूँ, अर्धस्वर। अंतःस्थ तो चारों ही हैं, ये दोनों क्या हैं, अर्धस्वर हैं, ठीक है। रा आपका होता है लुंठित व्यंजन, लुंठित, और ला होता है पार्श्विक। क्या होता है, पार्श्विक, ये याद रखना, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित क्या होता है, तो लुंठित और प्रकंपित वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ का जो ऊपर का हिस्सा है वो हल्का सा मुड़ जाता है, और साथ साथ कभी कभी ऐसा आपको फील होगा कि जीभ में कंपन हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंपन नहीं कि आपको फील हो, जैसे आप कभी कभी मैं क्या बोलूँ, आशीर्वाद, तो आप यहाँ जो रा आ रहा है ना, यहाँ कंपन सा आपको फील होगा जीभ में, ठीक है। तो जब रा का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या है, हल्की सी मुड़ जाती है ऊपर की जो कोना है, और कंपन सा फील होता है, तो वो लुंठित व्यंजन होते हैं। इसमें आपका सिर्फ एक ही व्यंजन लुंठित है, कौन सा, रा। बात करते हैं रा, देखो बोलो तो हल्का सा कंपन भी लगता है। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, लुंठित समझ में आ गया ना, रा आपका लुंठित है। एग्जाम्पल बस इसका ध्यान रखना, डेफिनेशन हल्की सी बस 1 बार 2 बार पढ़ लेना, लिख लोगे आराम से। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, तो पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ के दोनों पार्श्व यानी कि बगल से हवा निकलती है। मतलब कि जब हम ला को बोलते हैं तो आप देखना कि जो आगे का हिस्सा है ना, मुख का द्वार, वो बंद हो जाएगा और जीभ के किनारों से हवा बाहर निकलेगी। जैसे ये आपकी जीभ है तो ये ऊपर की तरफ मुड़ सी जाएगी, टच करेगी ऊपर के हिस्से को, यानी कि आपकी दंत का हिस्सा जब टच करेगी तो इधर के और इधर के हिस्से से हवा निकलती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका है, इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ला है। बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, उत्क्षिप्त का मतलब होता है उठा के पटकना, ठीक है, फेंकना। तो इसमें क्या है कि इनके उच्चारण में जीभ जो है, जीभ की जो नोक है वो उलट कर तालू को झटक के एकदम पटकती हुई नीचे आएगी और सीधी हो जाएगी, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। यानी कि जीभ की जो नोक है वो उल्टी होगी,
तालु को टच करेगी, झटकती हुई एकदम नीचे आके सीधी होगी और ध्वनि उत्पन्न करेगी, तो वही व्यंजन आपके हो जाएंगे उत्क्षिप्त। इसमें अड़ा और आ जाएगा, ठीक है। इनके नीचे बिंदी लगी होगी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। डा डलिया और ढा ढक्कन जो हम पढ़ते थे ना, उनके नीचे क्या लगा देनी है, बिंदी। जैसे पढ़ाई यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं उच्चारण स्थानों पर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उच्चारण स्थान, किसी न किसी का पूछ ही लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्वर आपका है आ स्वर, इसके बाद का वर्ग, हा और विसर्ग। इनका उच्चारण कहाँ से करते हैं, तो इनका उच्चारण हम करते हैं कंठ से, ठीक है। आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इसके बाद देखिएगा ई, देन आपका चावर्ग, या और शा, इनका उच्चारण किया जाता है तालव्य से, ई चावर्ग य शा, ठीक है। संस्कृत में इसके लिए सूत्र भी है, इचु यशानाम तालु, ई चु यशानाम तालु, यानी कि ई चावर्ग या और शा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, या तालव्य भी वहाँ पर लिख करके मिल जाएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्वर है री स्वर होता है ना, पढ़ाया भी था स्वरों की संख्या में, क्या पढ़ाया था, री आपका स्वर है। तो री, उसके बाद टा वर्ग, कौन सा वर्ग, टा वर्ग, फिर रा, या के बाद जस्ट क्या आता है, रा, और शा के बाद जस्ट क्या आता है, षटकोण वाला सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, यानी कि मूर्धन। तो आप क्रम से याद रखना, किस प्रकार से, देखो यहाँ पर या के बाद क्या आया है, रा, और इधर शा के बाद क्या आया हुआ है, सा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका तावर्ग और ला का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ठीक है। तावर्ग और ला का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका सा है सरस्वती वाला, उसका उच्चारण स्थान भी दंत है। संस्कृत में तो उसका उच्चारण स्थान दंत है, लेकिन अब आपकी जो हिंदी है उसमें कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन आपको एक मिलेगा दंतमूल, तो वहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन दंतमूल माना गया है। जैसे UPSSC के एग्जाम वगैरह होते हैं तो वहाँ पर क्या है, दंतमूल या वर्त से जो है ऑप्शन उसको सही मानते हैं। तो जैसा ऑप्शन मिले, अगर केवल दंत दिया गया है तो आप दंत लगाइएगा वहाँ पर, जैसे केवल और केवल दंत आए तो दंत लगाना। लेकिन अगर आपको दंतमूल लगा हुआ मिल रहा है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में दंतमूल और दंत दोनों मिल रहे हैं, तो दंतमूल ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। किसके लिए, सरस्वती वाले सा के लिए। इसके बाद आ जाते हैं स्वर आपका कौन सा, ऊ, और पूरा का पूरा पा वर्ग। ऊ स्वर और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। इसके बाद आते हैं वा, ये वाला वा जो है ना, इसका उच्चारण होता है दंतोष्ठ, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट आते हैं हम स्वरों पर, ए और अय स्वर, ठीक है। ए अय स्वर मैंने जब आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि ये क्या है, संयुक्त स्वर हैं। ए बनता है आपका आ प्लस ई के मेल से, तो भाई उच्चारण स्थान भी मिक्सअप ही होगा। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु। इसके बाद आइएगा ओ और औ स्वर, तो ओ और औ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। ओ किससे मिलकर के बना हुआ है, अगर ये प्रश्न आए तो कर लेंगे। ओ बनता है आ प्लस ऊ के मेल से बनता है ओ। इसके बाद हैं आपके प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, ठीक है, अंज्ञा वा ड़ा न म, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, यानी कि नासिक के इनको या अनुनासिक भी व्यंजन बोलते हैं, इसी कारण, क्योंकि नाक से वायु निकलती है, ठीक है, और मुख से, दोनों से ही निकलती है, इसलिए नासिक के व्यंजन ये रहेंगे। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज करा देते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। यहीं पर हम देखते हैं स्वरों का, तो आ जो स्वर है इसका क्या है, कंठ है उच्चारण स्थान। ई स्वर का क्या है, तालव्य यानी कि तालु। री का मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, री स्वर का। और ऊ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। इसके बाद आते हैं ए अय स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ठीक है। इसके बाद अन्य वर्णों पर हम आएंगे। हा का उच्चारण स्थान क्या है,
कंठ, हा और विसर्ग दोनों का, क्योंकि विसर्ग का साउंड भी हा का ही निकलता है। इसके बाद या का उच्चारण स्थान तालु, रा का उच्चारण स्थान मूर्धा और ला का उच्चारण स्थान दंत। ठीक है, यही हम बात करते हैं शा की। तो शा सलजम वाला है, तालु इसको आप ऐसे भी याद करो तो कभी नहीं भूलोगे। कैसे कि ये वाला जो शा है ना, कौन सा वाला, घुंडी वाला सा, जिसको हम घुंडी वाला सा बोल देते हैं ना, इसको क्या बोलो, शलजम वाला सा। ठीक है, तो इसको तालव्य सा बोलते हुए याद करो तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ ये कौन सा वाला सा है, तालव्य सा। तो ये है आपका तालव्य सा। ये षटकोण वाला सा मूर्धन्य सा रहेगा और ये वाला जो सा है ये दंती सा बोला जाता है। इसका मैंने आपको बता दिया कि अगर दंत आए तो दंत लगाना, लेकिन दंत मूल दिया हो या वर्त से लिखा हो तो वर्त से वहाँ पर ऑप्शन करेक्ट करना है, ये वाला। ठीक है, और वा का उच्चारण स्थान ध्यान रखना, हाईलाइट कर लीजिएगा, वा का है दंतोष्ठ। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है रा कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, रा को हम कितने प्रकार से लिखेंगे। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि जो रा है, रा हमेशा दो प्रकार से ही शब्दों में प्रयुक्त हो सकता है। एक तो इस प्रकार से कि जब आधा रा हो, यानी कि रा कैसा हो, स्वर रहित हो। और दूसरी कंडीशन बन सकती है कि रा क्या हो, पूरा आ रहा हो, यानी कि स्वर के साथ में आ रहा हो। दो ही कंडीशन बनेगी ना। तो पहली कंडीशन देखिए कि जब कैसा हो, रा जब स्वर रहित हो तब हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसका प्रयोग हम रेफ के रूप में करते हैं, यानी कि उस वक्त रा क्या है, अपने जस्टवाद वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाता है, जाकर के उसके सिर पे चढ़ जाएगी, उसके पास स्वर नहीं है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब शब्द के बीच में रा आता है शब्द के बीच में आते समय जब रा वर्ण के साथ कोई स्वर नहीं होता, यानी कि स्वर रहित होता है रा, तो क्या करता है, रा उसके तुरंत बाद के व्यंजन के ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे धर्म, कर्म, मर्म। तो हमेशा आप देखना जब यहाँ पर आप रा को उच्चारित कर रहे हैं तो र आ रहा है ना, आपकी जीभ कंपित हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर हम वर्ण भेद करना वर्ण विच्छेद करना अगर आपको सिखाएं तो धर्म का देखिए वर्ण विच्छेद कैसे होगा। धर्म पहले धा, हलंतम धा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ भी लिखना पड़ेगा, आ मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, आ क्योंकि धा तो पूरा है, स्वर सहित है, तो धा के बाद आ, उसके बाद रा आएगा, क्योंकि रा आधा है, स्वर रहित है, तो केवल रा, और रा के जस्ट बाद अगला व्यंजन कौन सा है, माँ, और फिर आ जाएगा आ। तो ये बन जाएगा धर्म। आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन के लिए भी आता है वर्तनी संबंधी में। आशीर्वाद को देखो, सबसे पहले आपका आ जाएगा, उसके बाद शा सलजम, हलंतम शाह, सा के साथ में कौन सा स्वर लगा है, सा के ऊपर, तो शा के ऊपर लगी है ई की मात्रा, तो इसके बाद ई आएगा। फिर देखो ऊपर रा चढ़ा हुआ है, इसका मतलब रा क्या है, स्वर रहित है, तो फिर रा लिखा जाएगा। आशीर, आप इसको ऐसे भी याद करो, जब आप बोलते हैं ना इनको, तो ये क्या होता है कि आशीर, रा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जा किसके ऊपर रहा है, अगले वाले व्यंजन के ऊपर। तो तुरंत समझिए कि यहाँ पर रा कैसा है, स्वर रहित है, यानी कि आधा रा है, उसके साथ में स्वर नहीं है, तो वही आधा रा हमने लिख दिया। और आधे रा के बाद जस्ट बाद क्या था, व्यंजन वा था, तो वा आ जाएगा। वा व्यंजन पे कौन सा स्वर लगा है, आ की मात्रा है, तो सीधी सी बात है आ लिखेंगे। इसके बाद हलंतम दा प्लस आ, ये पूरा का पूरा वर्ण विच्छेद है इसका। ठीक है, ऐसे मैं यहाँ कार्य का वर्ण विच्छेद आपको बताती हूँ, तब शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। या कमल का बता दें, कमल, चलो, का प्लस आ, का में कौन सा स्वर था, आ था, उसके बाद आधा माँ, हलंतम माँ, हलंत लगाएंगे। ठीक है, फिर माँ में कौन सा स्वर लगा है, आ लगा है, जब कोई नहीं लगा होता है स्वर, कोई नहीं दिखता है, इसका मतलब वहाँ आ है। ठीक है, फिर हलंतम ला और उसके बाद आ, ये कमल का वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद आपको करना आना चाहिए, वैसे ये बहुत ही छोटा काम है, सिखा भी चुकी हूँ मैं। अब कार्य का वर्ण विच्छेद करते हैं, कार्य का। ठीक है, क्या है, पहला व्यंजन का, हलंत लगाएंगे। ठीक है, का में कौन सा स्वर लगा है, तो जो मात्रा लगी होगी, आ की मात्रा है तो आ लगा है, उसके बाद रा ऊपर चढ़ा है, यानी कि यहाँ पर रा कैसा है, स्वर रहित है, तो रा लिखेंगे। रा के बाद कौन सा स्वर, वो व्यंजन है, या व्यंजन है, तो या लिखेंगे, वो भी हलंत के साथ, और प्लस या में कौन सा स्वर लगा है, तो आ लगा है। तो ये कार्य का क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया।
दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि जब रा क्या है स्वर सहित के साथ में, यानी कि रा पूरा हो। इस प्रकार का रा नहीं होगा। जब रा इस प्रकार का होगा तब तो ये ऐसे करके लग जाएगा, और जब रा इस प्रकार से आता है तो इसकी ये दो प्रकार से लगता है। एक तो कुछ कुछ वर्ण में ये ऐसे लगा होगा, यानी कि तिरछी लाइन आपको खींचनी, जैसे प्र हो गया, ठीक है, ऐसी क्र हो गया, क्रम। और कुछ वर्ण में ये इस टाइप से लगता है, जैसे कि ट्रक लिखोगे तो ट्रा में। तो ये क्या होते हैं कि जिन वर्णों में पाई होती है, पाई का मतलब डंडा इस प्रकार से होगा, तो उसमें तो ये तिरछा लग जाएगा नीचे की तरफ, ऐसे करके बस आपको टेढ़ा लगाना है। जैसे का लिखोगे तो बस टेढ़ा का लगा दीजिए, कोने से निकाल दीजिएगा। और जिनमें पाई नहीं होती, यानी कि जो नीचे से गोल होते हैं, पूरा का पूरा टा वर्ग गोल ही है, नीचे से पाई नहीं है, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो रा है वो इस प्रकार से नीचे लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिएगा, पाई वाले व्यंजनों के साथ यहाँ पर रा क्या आ रहा है, पूरा रा है, स्वर के साथ में रा है, तो पाई के नीचे तिरछा करके इस रा का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रकार, क्रोध, प्रमाण। ऐसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लो, क्रम। क्लियर है, यहाँ पर रा क्या है, पूरा है। वर्ण विच्छेद एक बार देखिएगा, प्रकार, इसमें जो रा से पहले का व्यंजन होगा ना वो आधा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है इस वाले में कि जब रा तो स्वर के साथ में होगा, लेकिन रा से जस्ट पहले वाला व्यंजन क्या होगा, आधा होगा, यानी कि स्वर रहित होगा। वहाँ पर ये रा कुछ इस प्रकार से लगेगा, जैसे ये का आधा का है और इसके जस्ट बाद रा आ रहा है। रा चूंकि पूरा है, स्वर के साथ में है, तो कैसे लिखोगे इसको, इस प्रकार से लिखोगे, क्र। ठीक है, नीचे कोने निकाल देना। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, टा आ रहा है, आधा टा, और पीछे पूरा रा लगा हुआ है, तो कैसे लिखते हैं इसको, ट्रा लिखेंगे। ठीक, चलिए, तो प्रकार का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा आपका वर्ण विच्छेद, आधा पा, क्योंकि चूंकि पा क्या है, आधा है। प्रकार, रा पूरा है इसीलिए नीचे लगा हुआ है रा, और उसके बाद क्या, आ स्वर। इसके बाद आधा का के साथ कौन सा स्वर है, बड़ा आ है, और फिर आपका रा, और उसके बाद आ। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नहीं था, लास्ट में कंप्लीट कर लेना आप। सेम ऐसे ही क्रोध का। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इसका आप मुझे वर्ण विच्छेद करके कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, प्रमाणित। ठीक, इसका टाइप करना। इसके बाद आते हैं बिना पाई वाले व्यंजन। तो बिना पाई वाले व्यंजन नीचे से क्या होते हैं, गोल होते हैं, यानी कि टा वर्ग। तो उनमें रा को हम इस प्रकार से लगा देते हैं, जैसे ट्रक और ड्रम। ड्रम का वर्ण विच्छेद मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रक का यहाँ पर लिखा हुआ है, डाडलिया बनाएंगे, हलंत लगाएंगे, इसके बाद पूरा का पूरा रा लिखना है। अब जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो सब व्यंजन और स्वरों को प्लस करके लिखते हैं। तो रा है तो पूरा, लेकिन रा में हम क्या करेंगे, इसको विच्छेद करते टाइम रा प्लस आ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद माँ हलंत के साथ और फिर आ, ये है वर्ण विच्छेद। ठीक है, और छोटे बच्चों को कैसे लिख कर देते थे, छोटे बच्चों को बचपन में जब सिखाते हैं ना, वो जब केजी नर्सरी के होते हैं तो ऐसे लिखते हैं, फिर बोलते हैं बच्चा क्या बना, कमल बना। ठीक है, जब थोड़े बड़े स्तर पर वो आते हैं, फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आएंगे, तब फिर हम उनको ये वाला जो वर्ण विच्छेद है वो ये सिखाते हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब ही क्या है, वर्णों को विच्छेदित कर देना, सभी वर्णों को। वर्णों में स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, तो सबको अलग अलग करके लिखना। उम्मीद है कि आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ मात्राएं तो मुझे लगता नहीं कि मुझे बतानी पड़ेंगी। देखो, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बट आ जब लगता है किसी व्यंजन के साथ में तो उसको पूरा कर देता है। जैसे का के साथ अगर हम आ लगाएंगे तो इस टाइम पे क्या बन जाएगा, का पूरा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम ख के साथ में आ लगाएंगे तो ख क्या होगा, अब इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, बड़ा आ, तो बड़े आ की मात्रा क्या होती है, ये। उसके बाद ई, तो ई की मात्रा छोटी ई की ये रही, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से लगेगी। उ, छोटे ऊ की मात्रा ये, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, रिरी आपका इस प्रकार से लगता है। ठीक, स्वर मात्राएं होती क्या है, जब स्वर किसी व्यंजन पर लगते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, वही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। रिरी हो गया। इसके बाद ए की मात्रा सिंगल, और ए की मात्रा ये ऐसे डबल डबल। ठीक है, ओ
ओ की मात्रा कैसे लगती है, ये, और औ की मात्रा 2 लग जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।